प्रिय छात्र छात्रों, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में कनिष्क के पूर्ववर्ती शासक यानी कुषाण कालीन शासक कुजुल कदफिसस और वेम कदफिसस के बारे में पढ़ा और यह चर्चा की कि किस प्रकार कनिष्क ने कुषाण वंश की सत्ता को संभाला था। आज हम कनिष्क की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। कनिष्क का जो साम्राज्य था, कनिष्क का जो शासन था, वह अत्यंत विशाल था। पाकिस्तान और भारत से उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर स्थित अमू दरिया के उत्तर में दक्षिणी उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से लेकर दक्षिण पूर्व में मथुरा तक उसका शासन फैला हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क ने कई युद्ध जीते। सबसे पहले उसने कश्मीर को अपने साम्राज्य का अंग बनाया, जिसकी जानकारी हमको कल्हण की राजतरंगिणी से होती है। कल्हण जिसने राजतरंगिणी के माध्यम से कश्मीर के इतिहास को लिखा है, उससे हमें कनिष्क के कश्मीर विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कनिष्क ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और वहाँ पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कश्मीर विजित करने के बाद उसने सिंध पर अधिकार किया। सुई विहार अभिलेख से हमें उसकी सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों से हमें उसकी पंजाब विजय और पंजाब को पार करके मध्य प्रदेश होते हुए पाटलिपुत्र पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र के राजा लिच्छवी वंश के कोटकुल को परास्त कर उसने उससे युद्ध के हर जाने की राशि मांगी, किंतु राजा के पास में समुचित धनराशि नहीं थी। तो राजा ने अपने बौद्ध विद्वान अश्वघोष को और भगवान बुद्ध के जल पात्र को कनिष्क को दे दिया, जिसके कारण कनिष्क अत्यंत संतुष्ट हुआ और वह वापस पुरुषपुर, जो कि उसके द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई थी, जो पेशावर के नाम से जानी जाती है, वह वापस लौट आया। और जिस समय कनिष्क पूर्वी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय पार्थिया के राजा ने कनिष्क के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। कनिष्क ने सफलतापूर्वक उसका प्रतिरोध कर उसे भारत से बाहर निकाल दिया और उसके बाद पंजाब और मथुरा के शक क्षत्रपों के साथ साथ उज्जैन के शक क्षत्रपों को भी उसने परास्त कर मालवा के कुछ भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके द्वारा जिस उज्जैन के शक क्षत्रप को पराजित किया गया, संभवतः वह शक क्षत्रप चष्टन था। जैदा और तक्षशिला के लेखों से पता चलता है कि कनिष्क ने कम्बोज, गांधार और काबुल पर भी अधिकार कर लिया था। हम अपने पहले लेक्चर में ये बात कर चुके हैं कि कुषाण जो थे यूची जाति यानी चीन से निकले हुए थे और जो प्रथम हान राजवंश था चीन का, उसके अंत के बाद चीनी प्रभाव थोड़ा कम हो गया था और चीनियों ने 50 वर्ष पश्चात अपने प्रभाव को पुनः स्थापित किया और इसमें सेनापति पांचाओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसने पश्चिम की ओर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयास आरंभ कर दिए, जिसके कारण कनिष्क को चीनी आक्रमण की चिंता हुई। 98 ईस्वी के आसपास कनिष्क ने चीनी सम्राट होती के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया और स्वयं के लिए चीनी सम्राट के बराबर देवपुत्र की उपाधि धारण कर ली और चीनी राजकुमारी से अपने विवाह का प्रस्ताव चीनी सम्राट के पास भिजवाया, जिसे पांचाऊ ने अपने स्वामी का अपमान समझा और
कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया। कनिष्क ने इस अपमान का बदला लेने के लिए अपनी 70,000 अश्वरोही सेना के साथ, एक विशाल सेना के साथ, वो पामीर के पठारों को पार कर चीन की ओर आगे बढ़ा। और क्योंकि पामीर के पठारों को पार करने के कारण उसके हजारों सैनिक मारे गए और इस युद्ध में कनिष्क पराजित हो गया, जिसके कारण कनिष्क की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा और उसे चीन को प्रतिवर्ष कर देने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन कनिष्क को शीघ्र ही अपनी इस पराजय का बदला लेने का मौका मिल गया। जब चीनी सम्राट होती की मृत्यु हो गई और पांचाऊ की मृत्यु हो गई, तो पांचाऊ का जो पुत्र था पानयांग, वो उतना योग्य नहीं था और कनिष्क ने उसे पराजित कर अपनी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। और ना सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया, बल्कि चीनी सम्राट को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो कनिष्क को कर दे। और जमानत के रूप में उसने चीनी राजकुमारों को पुरुषपुर यानी पेशावर में रखा। इस विजय के बाद काशगर, खोतान और यारकंद तक कनिष्क का साम्राज्य विस्तृत हो गया। चीनी, तिब्बती और पंजाबी ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कनिष्क ने साकेत और पाटलिपुत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इस तरह से हम ये देखते हैं कि कनिष्क ने अपने बाहुबल से एक विस्तृत साम्राज्य को स्थापित किया। भारत के बाहर उसका साम्राज्य अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, खोतान और यारकंद तक विस्तृत था। भारत में उसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तक, सिंध में भागलपुर तक, दक्षिण में विंध्य मेखला और बिहार तक उसका साम्राज्य विस्तृत था। कनिष्क के शासनकाल के अभिलेख पेशावर माणिक्यल में से माणिक्यल हमें सुई, बिहार, जैंदा, मथुरा, श्रावस्ती और कौशाम्बी में प्राप्त हुए हैं। इन लेखों के अतिरिक्त उसके जो सिक्के थे वे हमें उत्तरी भारत में, बंगाल और बिहार तक प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों और सिक्कों से बौद्ध तथा बौद्ध जो धर्म की जो अनुश्रुतियां हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कनिष्क का भारत के एक विशाल भूभाग पर साम्राज्य स्थापित हो चुका था। कनिष्क ने अपने इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर को बनाया। पुरुषपुर अफगानिस्तान से सिंधु घाटी जाने वाला एक प्रमुख मार्ग पर स्थित था और व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसके अलावा पुरुषपुर उसके साम्राज्य के मध्य में भी स्थित था और सामरिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। कनिष्क ने अपनी राजधानी में अनेक भव्य भवन, बौद्ध विहार बनाए और उसके बनाए हुए जो विहार हैं वो एक बौद्ध तीर्थ के रूप में 9वीं शताब्दी तक हमें विद्यमान मिलते हैं। पुरुषपुर में उसने 400 फीट ऊंचा 13 मंजिल का स्तूप भी निर्मित कराया। शाहजी की ढेरी में हमें उत्खनन में एक लघु पेटिका मिली है जिसमें इस आशय का लेख मिला है कि उसने कनिष्क ने विहार में बुद्ध की अस्थियों को रख करके प्रतिष्ठित करवाया था और इसके बारे में हमें वेनसांग के विवरण में भी जानकारी मिलती है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसकी मुद्राओं से, उसकी इमारतों से हमें उसके बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के लिए ये कहा जाता है कि कनिष्क ने बौद्ध विद्वान अश्वघोष के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था।
कनिष्क के बौद्ध धर्म स्वीकृत करने की पुष्टि हुएनसांग के विवरण से, राजतरंगिणी से और तारानाथ के विवरण से होती है। कनिष्क ने अपने समय में स्तूप, मठ और विहारों का निर्माण करवाया और कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध की मूर्तियां बननी प्रारंभ हुई तो गांधार मूर्ति कला और मथुरा मूर्ति कला के माध्यम से कनिष्क का जो प्रोत्साहन बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति को लेकर के हमें दिखाई देता है, उससे भी हमें कनिष्क के बौद्ध होने के प्रमाण मिलते हैं। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म का प्रामाणिक साहित्य तैयार करवाने के लिए, बौद्ध धर्म के मतभेदों को दूर करने के लिए कनिष्क ने अपने शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया। कनिष्क ने कश्मीर में कुंडलवन विहार नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, जिसकी अध्यक्षता अश्वघोष के गुरु वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इस संगीति के उपाध्यक्ष थे। तकरीबन 500 के करीब बौद्ध भिक्षुओं ने 6 माह तक इस बौद्ध संगीति में भाग लिया था। इस बौद्ध संगीति के आयोजन के कई महत्वपूर्ण कारण रहे थे। कनिष्क बौद्ध धर्म और उसके साहित्य को नवीन दृष्टि से लिखवाना चाहता था। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म और उसकी मान्यताओं में लेकर संघ में गहरा मतभेद उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण कनिष्क ने अपने गुरु आचार्य पार्श्व की अनुमति से इस बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, जिसके की कारण ये थे कि बौद्ध धर्म में कई सांप्रदायिक मत उत्पन्न हो गए थे, तो उन सांप्रदायिक मतांतर थे उन्हें वह दूर करना चाहता था। सिद्धांतों व धर्म के मूल तत्वों पर नाना प्रकार के विवाद उत्पन्न हो गए थे। कनिष्क इन विवादों को समाप्त करना चाहता था। विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों की सूक्ष्मता और जटिलता के भार से बौद्ध धर्म की सरल और बोधिगम्य शिक्षाएं कठिन होती जा रही थी, तो कनिष्क बौद्ध धर्म को जटिलता से हटाकर, सूक्ष्मता से हटाकर के सरल और सुगम बनाना चाहता था और बौद्ध धर्म के सांप्रदायिक मतों को मिटाना और बौद्ध धर्म के प्रामाणिक साहित्य को तैयार करवाने के लिए चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ये जो बौद्ध संगीति थी, इस बौद्ध संगीति में सर्वास्तिवाद शाखा के 500 भिक्षुओं को आमंत्रित किया गया और त्रिपिटक के विभिन्न पाठों को संकलित करने का उनसे निवेदन किया गया। ये जो बौद्ध भिक्षु थे वो मंगोलिया, चीन जैसे देशों से आए थे। बौद्ध संगीति की कार्यवाही प्राकृत भाषा में संचालित हुई थी इससे पहले, लेकिन इस बार पहली बार इस बौद्ध संगीति की पूरी कार्यवाही संस्कृत भाषा में हुई और इस संगीति ने 2 प्रमुख कार्य किए। पहला काम तो उसने ये किया कि नवीन विचारों के प्रकाश में धर्म ग्रंथों को नवीन ढंग से लिपिबद्ध किया। दूसरा काम उसने यह किया कि महायान शाखा को राजधर्म के रूप में स्वीकार किया, यानी कि पहली बार बौद्ध धर्म का स्पष्ट विभाजन हमको दिखाई देता है हीनयान और महायान संप्रदाय के रूप में। हालांकि इस बौद्ध संगीति से पहले भी महायान संप्रदाय का प्रस्फुटन हो चुका था, किंतु कनिष्क ने महायान संप्रदाय को अत्यधिक प्रतिष्ठा प्रदान की और इस बौद्ध संगीति में महायान संप्रदाय का ही बोलबाला रहा। यह जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में त्रिपिटकों के प्रामाणिक पाठ तैयार हुए और उन पर महाभाष्य लिखे गए। बौद्ध ग्रंथ में संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा और बौद्ध जगत में संस्कृत भाषा
को जो मान्यता है वो कनिष्क के समय में ही मिली। धर्म के भाष्य ताम्र के चद्दरों पर खुदवा कर स्तूप में सुरक्षित रखवाए गए और बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में स्पष्ट रूप से विभाजन हो गया, हीनयान और महायान। और इसी संगीति के अंतर्गत अरहत यानी कि जो बुद्धत्व है उसकी अपेक्षा बोधिसत्ववाद को विशेष महत्व दिया गया और इस बात पर बल भी दिया गया कि केवल स्वयं के निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयास करना स्वार्थपरता है। सच्चा बौद्ध धर्मावलंबी वही है जो कि मानव मात्र के निर्वाण के लिए प्रयास करता है। इसी संगीति के परिणाम स्वरूप महायान संप्रदाय के प्रभावशाली होने के कारण महात्मा बुद्ध धर्मोपदेशक से पूज्य देवता बन गए। अब केवल महात्मा बुद्ध के प्रतीकों को ही नहीं बल्कि स्वयं बुद्ध की सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण होने लगा। इस बौद्ध संगीति के परिणाम स्वरूप गांधार व मथुरा शैली का मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में विकास हुआ और इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म के मतभेदों को दूर कर एकता की स्थापना का प्रयास किया गया और वसुमित्र के द्वारा महाविभाग ग्रंथ की रचना की गई। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कनिष्क के प्रयासों से बौद्ध धर्म का विकास तो हुआ ही हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म के अंतर्गत महायान शाखा का सबसे अधिक विकास हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो हीनयान संप्रदाय है वह पर्टिकुलर भिक्षुओं से संबंधित है और प्राचीन परिस्थितियों को, या जिसे कहते हैं कि वे थेरवादी कहलाते हैं, कि जो कुछ बुद्ध के समय में स्थापित हो गया उसमें कोई परिवर्तन वे स्वीकार नहीं कर रहे थे, किंतु महायानियों ने समयांतर के साथ हुए परिवर्तनों को स्वीकार करना प्रारंभ किया, क्योंकि अब बौद्ध धर्म अन्य देशों में पहुंच गया है और उस पर विभिन्न धर्मों का प्रभाव भी पड़ा। और मौर्यों के पतन के बाद भारत में निरंतर जो विदेशी आक्रमण हुए उनमें से अधिकांश आक्रमणकारियों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म के मूल स्वरूप में परिवर्तन हमको दिखाई देता है। और गीता का जो भक्ति मार्ग था उसका प्रभाव भी हमें बौद्ध धर्म पर दिखाई दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमें बौद्ध धर्म में महायान शाखा प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। हीनयान संप्रदाय के अनुसार महात्मा बुद्ध मानव मात्र और जीवन यात्रा के पथ प्रदर्शक ही माने गए, किंतु महायान शाखा ने उन्हें देवत्व का स्वरूप और अलौकिक स्वरूप में उनको स्थापित किया और उनकी उपासना प्रारंभ कर दी। महात्मा बुद्ध की जो अलौकिक कल्पना थी उसके साथ में बोधिसत्वों की अलौकिक कल्पना का भी विकास हुआ और महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां भी बनने लगी। बौद्ध धर्म में अनुष्ठानों का सूत्रपात हुआ और धर्म का विस्तार हुआ, और बौद्ध धर्म का भारत की सीमा से जो विस्तार हुआ उसका सबसे अधिक श्रेय महायान शाखा को ही जाता है। इस तरीके से कनिष्क ने जब इस धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित किया, उसके पश्चात बौद्ध धर्म का तेजी से प्रचार और प्रसार हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि कनिष्क ने, हालांकि उसने अन्य सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव बनाए रखा, वह सभी धर्मों का आदर भी करता था, जो कि उसकी मुद्राओं से, उसकी जो सिक्के हैं उनसे स्पष्ट होता है, पर फिर भी उसके द्वारा बौद्ध धर्म का पुनः तीव्रता के साथ व्यापक रूप से विस्तार किया गया, जो कि हमें शुंग, कर्ण और सातवाहन शासकों के समय में धूमिल होता हुआ दिखाई दिया था। कनिष्क का साम्राज्य बहुत विस्तृत था
और उसके शासनकाल में शांति और व्यवस्था बनी रही, जिसकी जानकारी हम उसके समय की जो कला, साहित्य और स्थापत्य का जो विकास हुआ उसके आधार पर हम समझ सकते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश उसकी जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। हालांकि यह माना जा सकता है कि कनिष्क ने भी देवत्व के राजत्व के सिद्धांत को स्वीकार किया था। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। सारनाथ के लेख के आधार पर हमें महाक्षत्रप खरपल्लान और वाराणसी के क्षत्रप बनस्पर की जानकारी मिलती है, और इसी अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि कनिष्क का जो साम्राज्य था वह कई राज्यों में विभक्त था और उन राज्यों का शासन क्षत्रपों के नेतृत्व में संपादित होता था। इस तरीके से हमें सारनाथ अभिलेख से भी उसके शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, और यह स्पष्ट है कि कनिष्क एक योग्य शासक और सुयोग्य प्रबंधक भी था। कनिष्क भारतीय इतिहास का एक महान विद्या प्रेमी शासक कहलाता है। उसने अपने राज्य में विद्यानुरागियों को आश्रय दे रखा था। महान विद्वान अश्वघोष, जिनके द्वारा बुद्धचरित महाकाव्य रचा गया, संस्कृत साहित्य की अनमोल रचना है। सौंदरानंद भी अश्वघोष का दूसरा महाकाव्य है। सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष का नाटक है। अश्वघोष के 2 नाटकों की पांडुलिपियाँ तुर्फान के एक विहार में हमें प्राप्त हुई हैं, और उसके समय में हमें बहुत सारा बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध जो साहित्य है वह हमको प्राप्त होता है। अश्वघोष के अतिरिक्त नागार्जुन दूसरे बड़े विद्वान थे, जिनके द्वारा सुह्यलेख और मध्यम कारिका जैसी रचनाएं उनकी हमको दिखाई देती हैं। और नागार्जुन के लिए कहा जाता है कि नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन के इतिहास में एक नवीन युग को प्रारंभ किया था। शून्यवाद के प्रचारक भी नागार्जुन ही थे, और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक कनिष्क के काल के ही थे, जिनके द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी। नागार्जुन की चिकित्सा में रस चिकित्सा का प्रयोग एक नवीन एवं महत्वपूर्ण देन थी। वसुमित्र भी इस समय के एक प्रमुख विद्वान थे, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, और उन्होंने बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों पर महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी थी। पार्श्व कनिष्क के गुरु भी थे और इस युग के एक अन्य महत्वपूर्ण विद्वान थे। कनिष्क का काल कला के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण काल है। इस समय कनिष्क के जो काल में स्थापत्य और कला के कई शैलियाँ विकसित हुई, कई केंद्र विकसित हुए, जिनमें से प्रमुख केंद्र हैं सारनाथ, मथुरा, अमरावती और गांधार। चारों ही केंद्र क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का स्थापत्य और मूर्ति कला हमको दिखाई देती है। और मूर्ति कला के क्षेत्र में तो अगर हम बात करें तो गांधार और मथुरा शैली 2 प्रमुख केंद्र बने, जहाँ गांधार यूनानी प्रभाव शैली के रूप में हमको दिखाई देता है, वहाँ मथुरा पूरी तरीके से भारतीय शैली का दिखाई देती है। जैसे अगर हम बात करें गांधार शैली की, तो गांधार शैली में मानव शरीर की सुंदर संरचना और मांसपेशियों का सूक्ष्मता से प्रदर्शन है। पारदर्शक वस्त्र और उनमें सिलवटें दिखती हैं। उनमें नक्काशी का काम बहुत ही अनुपम है। और महात्मा बुद्ध जो है वो बिल्कुल यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाई दिए गए हैं, और उनकी माता जो है वो एक एथेंस की गृहिणी की तरह से दिखाई दी है।
जबकि मथुरा जो शैली, और इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध के बाल घुंघराले मिले हैं, और गांधार शैली में सिलवटों का प्रयोग बहुत ही प्रचुरता से हुआ है। जबकि अगर बात हम मथुरा शैली की करें तो मथुरा शैली विशुद्ध भारतीय परंपरा पर निर्मित है, और मथुरा ब्राह्मण, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों का केंद्र रहा है, इसलिए जो मूर्ति कला है उसमें तीनों धर्मों का समन्वय है। मथुरा शैली की मूर्तियां श्वेत और लाल रंग के पत्थरों से निर्मित है। मथुरा शैली में बुद्ध की प्रतिमाओं में देवत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सिर पर बाल नहीं है, सिर घुटा हुआ है और ऊपरी भाग ढका हुआ है। मथुरा शैली की जो प्रतिमाएं हैं उन पर हमें जैन प्रतिमाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो मूर्ति कला का स्वर्ण काल हम कह सकते हैं कनिष्क का शासनकाल। कनिष्क की मृत्यु 101 ईस्वी के आसपास हुई। उसने 23 वर्ष के आसपास शासन किया। कुछ विद्वान आरा अभिलेख के आधार पर उसका शासनकाल 41 वर्ष मानते हैं, किंतु अधिकांश इतिहासकार 23 वर्ष को ही उसका शासनकाल मानते हैं। कनिष्क एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था। उसकी जो सैन्य सफलता थी वो समुद्रगुप्त के बराबर थी। बौद्ध धर्म के प्रति उसका जो धर्माचरण था वो अशोक के समकक्ष था। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कनिष्क भारतीय इतिहास का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण शासक रहा है। और हालांकि वो एक विदेशी विजेता शासक था, किंतु भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपनाकर भारत के महान शासकों में उसने अपना नाम दर्ज कर रखा है।